गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आपको स्फीयर के लेक्चर्स बता रहा था। आज हम अगला पोर्शन जिसमें हम सबसे पहले लेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स यानी गोले के दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण होता क्या है, तो इसको समझिए। पहले दो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके स्पर्श तलों के बीच में जो कोण होता है वही गोलों के बीच का प्रतिच्छेद कोण कहलाता है। तो दो गोले एक दूसरे को काटेंगे, तो क्योंकि दोनों दो घात के वक्र हैं इसलिए वो जो हैं दो बिंदुओं पर काटेंगे एक दूसरे को। उनको प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे गोलों का, और उन प्रतिच्छेद बिंदुओं पर दोनों गोलों के स्पर्श तल आप खींचेंगे। उनके बाद उन स्पर्श तलों में जो कोण बनेगा वो ही दोनों गोलों का प्रतिच्छेद कोण कहलाएगा। अब ये दूसरे वाले पेज पे जो आपका चित्र है इसको गौर से देखिए। एक छोटा गोला एक बड़ा गोला, ये दोनों गोले दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। उनमें से एक बिंदु पी ले लेते हैं हम। पी बिंदु पर दोनों गोलों का स्पर्श तल जो हम खींचेंगे उनके बीच का कोण हम निकालेंगे। अब आप देखिए कि चित्र में C1 C2 दोनों गोलों के केंद्र हैं और P प्रतिच्छेद बिंदु है। अब जो ये अर्धव्यास हैं यानी त्रिज्याएं हैं C1P और C2P, ये दोनों लंबवत होंगी दोनों गोलों के स्पर्श तलों पर। तो जो स्पर्श तलों के बीच का एंगल होगा वो ही इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल होगा, C1P और C2P। यानी हमको C1P एंगल C1P C2 ये निकालना है। यही होगा दोनों स्पर्श तलों के बीच का एंगल और यही कहलाएगा दोनों गोलों के बीच का प्रतिच्छेद कोण। यदि ये वाला एंगल 90 डिग्रीज का होता है तो हम गोलों को ऑर्थोगोनल स्फीयर्स या लाम्बिक गोले कहते हैं। तो अब हम लाम्बिकता की शर्त तैयार करेंगे दो गोलों के बीच में, यानी दो गोले एक दूसरे को जब 90 डिग्रीज पर काटें तो क्या उनके जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो मान लीजिए दोनों गोले हैं, एक है U1 V1 W1 D1 से बना हुआ, दूसरा U2 V2 W2 D2, जैसा आपके पहले पेज पर 1 और 2 नंबर इक्वेशन है उसको देखिए आप। अब पहले वाले गोले की जो केंद्र है वो -U1 -V1 -W1, दूसरे वाले की -U2 -V2 -W2, उनकी त्रिज्याएं भी लिखी हुई हैं। अब हमको दिया हुआ है कि दोनों गोले एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, लाम्बिक गोले हैं। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है चित्र में C1P C2, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहाँ पर है? P पर। तो पाइथागोरस लगा दीजिए। C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर। तो दूरी सूत्र से C1 C2 और C1P C2P त्रिज्याएं उनको आप रखकर सरल करेंगे तो ये शर्त आती है 2U1 V1 2W1 2U1 U2 2V1 V2 2W1 W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ये हो गई लाम्बिकता की शर्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना होगा शर्त को, और कैसे ये बनती है वो भी स्टेप्स भी इसके ध्यान रखने होंगे। इसके बाद है दो गोलों का मूल तल यानी रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स। क्या परिभाषा है इसकी? दो गोलों का मूल तल एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर हो। तो पिछले लेक्चर में हमने बिंदु की शक्ति बताई थी आपको किसी गोले के सापेक्ष, तो यहाँ उसी डेफिनेशन को यूज़ करना है। हम जानते हैं कि अगर बिंदु का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो XYZ हों तो उसकी शक्ति पहले वाले गोले के सापेक्ष आएगी, लेफ्ट हैंड साइड जो है गोले की वो, और दूसरे वाले गोले के सापेक्ष जो लेफ्ट हैंड साइड है दूसरे गोले की। अब इन दोनों शक्तियों को आप इक्वेट कर दीजिए तो सेकेंड डिग्री टर्म्स कट जाएंगी और आपके पास बचेगा 2U1 माइनस U2X प्लस 2V1 माइनस V2Y प्लस 2W1 माइनस W2Z प्लस D1 माइनस D2 इक्वल टू 0। ये XYZ में रैखिक समीकरण है, इसलिए ये एक समतल को रिप्रेजेंट करेगी और ये समतल कहलाता है दोनों गोलों का मूल समतल यानी रेडिकल प्लेन।
और अब इसकी इक्वेशन से आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इस समतल के जो लंब के डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं u1 माइनस यू टू, v1 माइनस v2, w1 माइनस w2। तो ये कौन सा रेखा के डायरेक्शन रेशियो बन रहे हैं? ये बन रहे हैं c1 c2। चित्र में देखिए, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा c1 c2 के डायरेक्शन रेशियोज बन रहे हैं, और वो डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं समतल के लंब के डायरेक्शन रेशियोज के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि मूल समतल जो होता है दो गोलों का, वो उन दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है तीन गोलों की मूल रेखा, रेडिकल लाइन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो तीन गोलों को दो दो करके आप मूल समतल निकाल लीजिए, तो तीन मूल समतल आ जाएंगे आपके पास। उन तीनों मूल समतल की जो प्रतिच्छेद रेखा होगी वो कहलाएगी गोल। गोले S1 0, S2 0, S3 0 लेते हैं, तो इन गोलों में दो दो के लेकर मूल समतल बनाएंगे आप। वो समतल आएंगे S1 माइनस S2 0, S2 माइनस S3 0, S3 माइनस S1 0। और अब इन तीनों मूल समतलों की प्रतिच्छेद रेखा बनाइए, तो S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 ये जो होगी, इसमें सेकेंड डिग्री टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो रेखा की समीकरण बनेगी वो आपको देगी मूल रेखा की समीकरण। तो मूल रेखा की बनाने के लिए कम से कम तीन गोले चाहिए होते हैं, और मूल समतल के लिए दो गोले चाहिए होते हैं, और इसके बाद है रेडिकल सेंटर यानी मूलाक्ष केंद्र, इसमें आपको चार गोले चाहिए। तो चार गोलों में से तीन तीन को आप लेकर चार मूल रेखाएं प्राप्त कर लेंगे। इन चारों मूल रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा चारों गोलों का मूलाक्ष केंद्र यानी रेडिकल सेंटर। ये कैसे मिलेगा आपको? मूल रेखाएं तीन तीन गोले लेकर जब आप बनाएंगे तो ये चार मूल रेखाएं जो आपके सामने बुक में दी हुई हैं 1 2 3 4, ये चार मूल रेखाएं बन जाएंगी। इन चारों को आप सॉल्व करके एक बिंदु निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स जो निकलेंगे वो कहलाएंगे रेडिकल सेंटर किसका? चार गोलों का। तो वो आएगा S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4। चारों इक्वेशन को इक्वेट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट है समाक्ष गोले का निकाय यानी सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स। ये क्या होता है? ये गोलों का ऐसा निकाय होता है कि उस निकाय का एक ही मूल समतल मिलता है हमको। ठीक है, गोलों का ऐसा सिस्टम जिनका एक ही मूल समतल हो वो कहलाते हैं समाक्ष गोला निकाय। तो यदि S1 0 और S2 0 दो गोले हों तो हम देखते हैं कि S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 लैम्डा के अलग अलग मानों के लिए गोलों का एक ऐसा निकाय बना देगा जिनमें आप कोई भी दो गोले लेकर मूल तल निकालेंगे वो हमेशा सेम आएगा। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 ये बन गया समाक्ष गोला निकाय, क्योंकि इसमें लैम्डा के अलग अलग मानों से आपको अलग अलग मेंबर्स मिलते रहेंगे। इसके बाद थोड़ा सरल रूप इसका बनाते हैं समाक्ष गोला निकाय का सरल रूप। तो ये दो हमने S1 0 S2 0 दो गोले ले लिए और मान लेते हैं ये समाक्ष निकाय के दो गोले हैं। अब इन दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को यदि एक्स एक्सिस मान लिया जाए तो एक्स एक्सिस मान लोगे तो केंद्र पहले गोले का आएगा माइनस U1 0 0, दूसरे का आएगा माइनस U2 0 0। तो यानी V1 V2 W1 W2 शून्य होंगे, इसलिए एक और दो को आप इस तरह भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2U1x प्लस डी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2U2x प्लस D2 इक्वल टू 0। इन दोनों गोलों का जो मूल तल है वो क्या होगा? डिफरेंस करके देख लीजिए 2U1 माइनस U2x प्लस D1 माइनस D2। अब हमने पहले मूल समतल एक्स एक्सिस मान ली थी, है ना, और YZ तल हो जाएगा इसका मूल तल, क्योंकि गोलों को मिलाने वाली रेखा हमने एक्स एक्सिस में मानी थी। तो YZ समतल जो होगा वो मूल तल बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मूल समतल जो होता है वो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है। तो x इक्वल टू 0 जो समतल है दैट विल बी रेडिकल प्लेन ऑफ दिस स्फीयर। तो इससे तुलना कर लो आप, जो अभी आपने निकाला है मूल समतल और x इक्वल टू 0 की तुलना करोगे
तुलना करने पर मिलेगा D1 इक्वल टू D2, यानी समाक्ष गोला निकाय में जो कांस्टेंट टर्म आती है दैट इज ऑलवेज सेम। तो x1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक ऐसा समाक्ष गोला निकाय है जिसका मूल समतल नहीं, जिसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा एक्स एक्सिस पे आ रही है और वाई जेड तल जो है वो इसका मूल तल है। नेक्स्ट है समाक्ष गोला निकाय के सीमांत बिंदु यानी लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। इनकी डेफिनेशन है समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु शून्य अर्धव्यास के गोले होते हैं। हम जानते हैं बिंदु जो होता है वो उसको हम शून्य अर्धव्यास का गोला भी कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि समाक्ष निकाय के जो सीमांत बिंदु होंगे वो कौन से होंगे, शून्य अर्धव्यास के गोले होंगे। तो हमने अभी जो समाक्ष निकाय लिखा है उसका अर्धव्यास आ रहा है √u² माइनस डी। अब इसको अगर हम 0 रख दें तो हम देखते हैं u की वैल्यू आती है प्लस माइनस √d। तो हमारा जो अर्धव्यास 0 रखने पर ही आ जाता है। तो केंद्र के निर्देशांक जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, प्लस माइनस d, 0, 0। और ये होगा इस समाक्ष निकाय का सीमांत बिंदु होगा। दो बिंदु आएंगे, प्लस साइन से आएंगे, माइनस साइन से आएंगे। अब √d है तो d अगर आपका पॉजिटिव है तो ये वास्तविक आएंगे सीमांत बिंदु, और अगर d नेगेटिव है तो अंडर रूट लेने से वो काल्पनिक हो जाएंगे। तो d पर डिपेंड करता है कि आपके सीमांत बिंदु जो समाक्ष निकाय है उसके सीमांत बिंदु वास्तविक आ रहे हैं या काल्पनिक आ रहे हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन और आर्टिकल्स थे स्फीयर के जो बचे हुए थे। अब इसमें आपको इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अनसॉल्व्ड और हार्डर एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।